हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। किस सरकार ने मोह सरकार अभियान लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। दोस्तों, वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर टिक करें। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मोह सरकार अभियान क्यों लॉन्च किया गया और इसका क्या मतलब है और किसने लॉन्च किया। तो जो मोह सरकार अभियान है ये मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा लॉन्च किया गया और गांधी जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका मेन जो मोटो है, इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए आने वाले जो लोग होते हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा, उसके आधार पर कर्मचारियों को रैंकिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? पहला ऑप्शन है बोन सम्मेलन, दूसरा ऑप्शन है स्टॉकहोम सम्मेलन, तीसरा ऑप्शन है रॉटरडैम सम्मेलन, चौथा ऑप्शन है बेसल सम्मेलन। दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप चूज करिए। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? पहला ऑप्शन है खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, दूसरा ऑप्शन है खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, तीसरा ऑप्शन है मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्लोम गोलार्ड रुग्णता, दूसरा ऑप्शन है प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, तीसरा ऑप्शन है मेसोथेलियोमा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्लोम गोलार्ड रुग्णता यानी कि क्लोम गोलार्ड रुग्णता मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों को होती है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है मेदिनी पुरस्कार योजना, तीसरा ऑप्शन है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, चौथा ऑप्शन है पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर सी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन होगा? 1 लाख रुपीज़। दोस्तों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है पंजाब। दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका जो मुख्य जानवर है वो क्या है? बारहसिंगा। बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड की। दोस्तों, उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी है। ठीक है, अब यहाँ पे फूलों की घाटी जब नाम आया है तो याद आ रहा है यहाँ पे शांत घाटी का। तो शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, समताप मंडल की ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? पहला ऑप्शन है CFs, दूसरा ऑप्शन है डॉप्सन, तीसरा ऑप्शन है मेल्सन, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डॉप्सन। दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। जो पहला फैक्ट्स है, ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फवरे और हेनरी विस्सोन ने की थी। ठीक है, और इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMV डॉप्सन ने किया। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। उन्हीं के नाम पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक पर आधारित होती है? पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन का जलना, दूसरा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त दोनों।
जिसके बारे में जो नोट है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित है। दोस्तों जो भी फैक्ट्स हम नोट्स में बताते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन्हें तुरंत ही नोट डाउन कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है जलवाष्प, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है ओजोन। दोस्तों आप करेक्ट ऑप्शन चूज करें। दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जलवाष्प। दोस्तों जलवाष्प के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66% और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? पहला ऑप्शन है नाभिकीय कचरा, दूसरा ऑप्शन है आक्रामक विदेशी प्रजातियां, तीसरा ऑप्शन है संशोधित जीवित जीव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी संशोधित जीवित जीव। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जानेंगे इसके बारे में। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। दोस्तों जो पहला है जानवर, पेड़, फुंगी, जो पहला ऑप्शन है उसमें केवल 1 है, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2, तीसरा ऑप्शन है केवल 2 और जो चौथा ऑप्शन है ये तीनों। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये तीनों यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रेड डाटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती हैं। हर रेड डाटा बुक में जानवर या वृक्ष अथवा फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती हैं। दोस्तों इस जो रेड डाटा बुक में तीनों को लिया जाता है यानी कि जानवर, पेड़ और फुंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन क्षयकारी पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है 1979 का बोन सम्मेलन, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है 1989 का पॉसेल सम्मेलन, ट्रांसबाउंडरी आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन, चौथा ऑप्शन है 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन, कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1989 का बासेल सम्मेलन, ट्रांसबाउंडरी आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, ये इसका सही मिलान नहीं है। दोस्तों 1989 का बासेल सम्मेलन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान के संक्रमण सीमा आंदोलनों के नियंत्रण पर बेसेल कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, इसे आमतौर पर बेसेल कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है, जो राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे के आंदोलन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था और विशेष रूप से खतरनाक हस्तांतरण को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है आर के पचौरी, दूसरा ऑप्शन है वंदना शिव, तीसरा ऑप्शन है माधव गाडगिल, चौथा ऑप्शन है प्रदीप कृष्णन। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि माधव गाडगिल। दोस्तों इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल पश्चिमी घाटों के संरक्षण और देखभाल के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इसे गाडगिल समिति भी कहा जाता है क्योंकि गाडगिल जी इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है? पहला ऑप्शन है काई, दूसरा ऑप्शन है धुआं, तीसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि काई। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक काई है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आप और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ईटीसी, तो आप मेरे करंट अफेयर और जीके के वीडियोस ज़रूर देखें दोस्तों। और मेरे के मैथ्स के भी वीडियोस आते रहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।